हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 को बेटा आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 31 सिंपल सा सेक्शन है बेटा। क्या कहता है? लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉई ऑन डिसऑनर। बेटा किसकी लाइबिलिटी की बात करिए बेटा? ड्रॉई की। मैं थोड़ा सा आपको बेटा केस समझा दूँ, ब्रीफ अप कर दूँ थोड़ा सा। देखो क्या कहता है बेटा सेक्शन 31। ये देखो, ए है बेटा, बी है, ठीक है। ए ने बी को बेटा चेक इशू करा, चेक इशू करा ड्रॉन ऑन एसबीआई। ए का खाता बेटा कहां पर है? एसबीआई में। तो ए ने बी को चेक इशू करा ड्रॉन ऑन एसबीआई, ठीक है। ये बच्चे चेक था 1,00,000 रुपए का। चलो अब ये बेटा एसबीआई है, ये एसबीआई है, ठीक है। बी ने बेटा चेक, बी ने बेटा वैसे तो चेक अपने बैंक में प्रेजेंट किया होगा ना, जहां पर बी का अकाउंट होगा, वहां से गया होगा क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस से आएगा एसबीआई के पास। एसबीआई अगर ओके करेगा तो एसबीआई के खाते से पैसा उठ के बी का जहां पर भी खाता होगा वहां पर चला जाएगा पैसा, है ना। लेकिन मैं सिंपल रख रहा हूं बेटा। बी ने ये चेक प्रेजेंट किया फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और बेटा ये जो था ना एसबीआई, इसने बच्चे क्या करा? बी का जो चेक था उसने वो कर दिया बेटा डिसऑनर, ठीक है। जब बी ने पूछा ये चेक क्यों डिसऑनर किया भाई तुमने, तो एसबीआई कहता है ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स। मतलब ए के अकाउंट में इतने फंड्स ही नहीं हैं कि हम आपका 1,00,000 रुपए का चेक ऑनर कर दें, इसलिए हम आपके चेक को क्या कर रहे हैं? डिसऑनर। तो बेटा खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना बेटा। बी को मिला कुछ नहीं, उल्टा बेटा डिसऑनर के चार्जेस पड़ गए बी को से बेटा 300 रुपए के, तो डिसऑनर के चार्जेस पड़ गए बी को। तो आना था 1,00,000, आया तो कुछ नहीं बेटा, उल्टा जेब से चला गया 300 रुपए। तो बेटाओ बेटाओ हम बी की जगह होंगे तो बेटा गुस्सा तो हमें भी आएगा ना कि अजीब आदमी है ये ए। जब इसके अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं था तो इसने चेक इशू करा क्यों 1,00,000 रुपए का? उल्टा आया तो मेरी जेब में कुछ नहीं, उल्टा चला गया मेरी जेब से 300 रुपए। तो बी को तो गुस्सा आया, वो गया गुस्सा निकालने ए के पास। वो गुस्सा निकालने गया बेटा ए के पास और उसने ए को खरी खोटी सुनाई। लेकिन बेटा ए जो है ना, वो बात ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे फंड्स, मेरे अकाउंट में फंड्स नहीं है। उसने चेक करा, उसने देखा मेरे अकाउंट में तो सफिशिएंट फंड्स हैं, मोर देन 5,00,000 रुपीज़ है मेरे अकाउंट में। फिर एसबीआई ने ये चेक कैसे डिसऑनर कर दिया? वो गया एसबीआई के पास, उसने कहा मिल के आता हूं मैं, ऐसा कैसे हो गया भाई? मेरे अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स प्रेजेंट हैं। तो उसने एसबीआई को जाके कहा कि भाई मेरे अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स प्रेजेंट हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेक को डिसऑनर करने की? बेइज्जती करवा दी तुमने बी के सामने मेरी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? फंड्स को सफिशिएंट फंड्स होने के बावजूद तुमने चेक कैसे डिसऑनर करा? पक्का बताओ क्लियर हुआ? बाद में बेटा पता चला कि गलती से एसबीआई ने किसी और के अकाउंट का बैलेंस देख लिया था ए की जगह। यानी बेटा गलती किसके पार्ट पे है? एसबीआई के पार्ट पे। तो यहां पर लिखना रॉन्गफुल डिसऑनर। बेटा डिसऑनर तो किया एसबीआई ने बी के चेक को, लेकिन गलत था बेटा। ए के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस था,
सफिशिएंट बैलेंस होने के बावजूद बेटा एसबीआई ने बी के चेक को क्या करा, डिसऑनर। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई? अब बेटा सेक्शन 31 यही कहता है। क्या कहता है बेटा सेक्शन 31? ध्यान से सुनना बेटा। सेक्शन 31 कहता है कि अगर एसबीआई के मतलब ड्रॉई बैंक के, ध्यान से सुनना बेटा, अगर ड्रॉई बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से, गलती की वजह से ड्रॉर का चेक डिसऑनर होता है, ऑल्दो उसके फंड्स में, उसके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स प्रेजेंट हैं, तो मैंने क्या कहा, ड्रॉई बैंक की गलती की वजह से अगर ड्रॉर का चेक डिसऑनर होता है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, ऑल्दो उसके अकाउंट में फंड्स सफिशिएंट हैं, तो बेटा उसके लिए ड्रॉई बैंक को लायबल ठहराया जाएगा। उसके लिए ड्रॉई बैंक को यानी एसबीआई को लायबल ठहराया जाएगा, और एसबीआई की इस गलती की वजह से अगर ड्रॉर को कोई नुकसान हुआ है तो एसबीआई का यह फर्ज बनता है कि ड्रॉर के उस नुकसान की भरपाई करे। यह है बेटा रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। बताओ बेटा, बात समझ आई? तो याद रखना, एसबीआई की गलती की वजह से ए का चेक डिसऑनर हो गया, ड्रॉर का चेक डिसऑनर हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, ऑल्दो उसके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स प्रेजेंट थे। तो बेटा लॉ ने क्या कहा, सेक्शन 31 ने क्या कहा, एसबीआई की इस गलती के लिए एसबीआई ही लायबल होगा, बैंक ही लायबल होगा, ड्रॉई बैंक ही लायबल होगा, और ड्रॉई बैंक का यह फर्ज बनता है कि वो ड्रॉर को कंपनसेशन पे करे अगर उसकी इस गलती की वजह से ड्रॉर को कोई नुकसान हुआ है तो। ठीक है बच्चे, आओ एक रीडिंग मार लेते हैं बेटे। इफ द ड्रॉर हैज सफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट, सच फंड्स आर प्रॉपरली एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ चेक, ड्रॉई इज ड्यूली रिक्वायर्ड टू पे द चेक। मतलब बेटा ड्रॉर के अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स भी थे, ठीक है, ड्रॉई वॉज लायबल to clear that check, but then the drawee must pay the check। बेटा ड्रॉई उस चेक को पे करने के लिए लायबल है अगर ड्रॉर के अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स प्रेजेंट हैं तो। इफ डिफॉल्ट इज मेड बाय द ड्रॉई मतलब एसबीआई, द ड्रॉई शैल कंपनसेट द ड्रॉर मतलब एसबीआई शैल कंपनसेट मिस्टर ए फॉर लॉस कॉस्ट टू हिम। तो याद रखना, ड्रॉई बैंक की गलती की वजह से अगर बेटा ड्रॉर को कोई नुकसान हुआ है तो ड्रॉई बैंक की ये लायबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि वो ड्रॉर को उसका क्या पे करे, कॉम्पनसेशन। बात समझ आई बेटा? सिंपल सा सेक्शन था। आ जाओ एक और, अब इंपॉर्टेंट एक सेक्शन बेटा करा रहा हूं, ध्यान से सुनना है। बाउंसिंग और डिसऑनर ऑफ चेक, सेक्शन 138 टू 142A। ध्यान से बेटा मेरी बात सुननी है, इंपॉर्टेंट केस है बेटा। हेडिंग लिखो, इस पे क्वेश्चन आता है बेटा, हेडिंग लिखना, बाउंसिंग और डिसऑनर ऑफ चेक। बाउंसिंग और डिसऑनर ऑफ चेक। चलो बेटा, बेटा मेरी बातें पहले समझनी है, रीडिंग बाद में हम मारेंगे, पहले मेरी बातें सबने सुननी है एग्जाम्पल से। ये देखो बेटा, बच्चे ए ने बी को करी बेटा कुछ क्रेडिट सेल्स, उधार पे कुछ सामान बेचा बेटा। यहाँ चलो 2 मिनट बेटा। ए ने बी को सेल्स करी, ए ने बी को बेटा क्या करी, सेल्स 1 लाख रुपए की। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। बी ने ए को इस सेल्स के अगेंस्ट क्या दिया बेटा, चेक दिया 1 लाख रुपए का।
1,00,000 रुपए का बच्चे चेक दिया। क्लियर हुआ? अच्छा अब सुनना बेटा, ए का खाता बेटा पीएनबी में है, ठीक है, और बी का खाता बेटा एसबीआई में है। ध्यान से सुनिए बेटा बात मेरी। तो चेक किसने किसको दिया है बेटा? ए ने बी को सेल्स करी थी और बी ने ए को बेटा चेक दिया है। तो चेक किसके पास है? ए के पास। अब बताओ बेटा ए क्या करेगा? ए उस चेक को अपने बैंक में बेटा जमा करवाएगा, चेक डिपॉजिटेड। तो ए ने चेक अपने बैंक में जमा करवाया बेटा 1,00,000 रुपए का। वहां से आपको अच्छी तरह पता है चेक कहां पर जाता है बेटा? क्लियरिंग हाउस। लेकिन मैं बेटा सीधे कर रहा हूं, चेक गया वहां से एसबीआई, और बेटा एसबीआई ने यानी जहां पर बी का खाता था, एसबीआई ने पीएनबी को कहा कि जिस कस्टमर का तुमने चेक दिया है ना, ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, जिस पर्सन ने तुम्हें ये चेक दिया है ना, उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है ही नहीं, 1,00,000 रुपए बी के खाते में है ही नहीं। मतलब बी का बैंक एसबीआई क्या कह रहा है पीएनबी को कि भैया जिस पर्सन ने तुम्हें ये चेक दिया है ना मिस्टर बी ने, उसके अकाउंट में इतना पैसा है ही नहीं कि हम इस चेक को क्या कर पाए? ऑनर। तो बेटा एसबीआई ने ये चेक क्या कर दिया बेटे? डिसऑनर, ड्यू टू insufficiency of funds। ठीक है बेटा। तो बी के बैंक ने यानी एसबीआई ने पीएनबी को एक इंटीमेशन भेजा कि जो जिस पर्सन ने तुम्हें ये चेक दिया है ना मिस्टर बी ने, उसके अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं है कि हम इस चेक को क्या कर पाए? ऑनर। इसलिए ये चेक क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है बेटे। ठीक है। और मैं बेटा एक बात कह रहा हूं यहां पर, सुनना मेरी बात। जैसे पिछले सेक्शन में तो बेटा हमने बात करी थी ना रॉन्गफुल डिसऑनर की, यहां पर बेटा गलत कुछ भी नहीं है। वाकई में बेटा, वाकई में बच्चे, वाकई में बेटा बी के खाते में पैसा नहीं था, मतलब यहां पर रॉन्गफुल कुछ नहीं है। ठीक है बेटा। अब सुनना जो मैं बातें कहूंगा। अच्छा एक बात मैं और थोड़ी सी डेट्स लिख के बता दूं आपको बेटा थोड़ा सा। ये देखो बेटा, बी ने ए को चेक दिया था 1 जैन को, ए ने पीएनबी में ये चेक जमा करवाया 5 जैन को, और एसबीआई ने पीएनबी को इंटीमेशन भेजा डिसऑनर का 8 जैन को। बात समझ आई? क्लियर हुआ? कॉपी करो बेटा इससे। बेटा ध्यान से मेरी बात ना सुनना, मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूं बेटा, ये टाइमलाइन जरा इंपॉर्टेंट है। ये टाइमलाइन बेटा बनाना। बना लो बेटे। अच्छा मुझे बताओ बेटा, मुझे चेक मिला कब था? 1 जैन को चेक मिला था, ठीक है, अगेंस्ट सेल्स। अच्छा फिर 5 जैन को बेटा चेक जमा करवाया था, चेक डिपॉजिटेड। फिर 8 जैन को हमें नोटिस मिला ऑफ डिसऑनर, ए को नोटिस मिला कि ये चेक क्या हो चुका है? डिसऑनर। बात समझ आई? अब बेटा कुछ बातें हम जरा और करेंगे, ध्यान से बेटा मेरी बात सुननी है। बेटा अब पता है उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। बेटा ए जिसको चेक मिला था और डिसऑनर हुआ है चेक, बेटा जो ए है ना, यानी बेटा थोड़ा सा यहां सुनना मेरी बात बेटा। बी कौन है बेटा? बी ने चेक दिया है तो बी ड्रॉर है, ठीक है। एसबीआई ड्रॉई है, और बेटा ए पेई है, या आप कह सकते हो होल्डर।
होल्डर, है ना बेटे। तो बेटा उन्होंने कहा ये जो ए है ना, यानी जो होल्डर है, उसकी अब ये ड्यूटी बनती है, उसकी अब ये ड्यूटी बनती है कि जिस दिन उसे डिसऑनर के बारे में पता चला है उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर, किस डेज से बेटा, 8 जनवरी से बेटे 30 डेज के अंदर अंदर वो ड्रॉर को एक नोटिस दे इन राइटिंग और उसे बताए कि आपने जो चेक दिया था वो क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, तो कृपया करके मुझे मेरा पैसा पे करा जाए। बेटा 8 जनवरी से कितने डेज के अंदर अंदर ये नोटिस देना है, 30 दिनों के अंदर अंदर। तो 8 जनवरी से बेटा अगर मैं 30 दिन काउंट करूं तो 23 दिन तो बेटा जनवरी के हो गए और 7 दिन फरवरी के, मतलब 7 फरवरी तक आपको नोटिस देना है डिसऑनर का, नोटिस टू ड्रॉर। ड्रॉर को एक नोटिस देना है, उसे ये बताना है, लिखित में होना चाहिए नोटिस इन राइटिंग देना है, उसे बताना है कि आपने जो चेक मुझे दिया था वो क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, तो कृपया करके मेरा पैसा मुझे लौटाया जाए। पक्का। अब बेटा लॉ ने क्या कहा, लॉ ने क्या कहा, जो ड्रॉर है ना उसे पेमेंट करने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। उसे पेमेंट करने के लिए कितने दिन का समय मिलेगा बेटा, 15 दिन का। तो 7 फरवरी से 15 दिन मतलब 22 फरवरी तक ड्रॉर इज लायबल टू मेक पेमेंट, लायबल टू पे। तो 22 फरवरी तक ड्रॉर इज लायबल टू पे एंटायर अमाउंट टू ड्रॉई। और बेटा एंटायर अमाउंट जब मैं बोलता हूं तो उसका मतलब 1 लाख रुपए प्लस बेटा डिसऑनर की वजह से ए को जो पड़े होंगे डिसऑनर के चार्जेस वो भी देने पड़ेंगे बच्चे। तो ड्रॉर की ये लायबिलिटी बनती है कि वो ड्रॉई को उन नोटिंग चार्जेस का, मतलब डिसऑनर के जो चार्जेस हैं उनका कॉम्पनसेशन पे करे। कब तक बेटा, 15 दिनों के अंदर अंदर। अगर बेटा उसने 15 दिनों के अंदर अंदर पे नहीं करा तो अब पेई के पास ये राइट है कि वो बेटा अगले 1 महीने के अंदर अंदर, अगले 1 महीने के अंदर अंदर मतलब 22 फरवरी से बेटे 1 महीना 22 मार्च तक, 22 मार्च तक वो बेटा कोर्ट में जाके ड्रॉर के ऊपर क्या फाइल कर सकता है बेटा, केस फाइल कर सकता है। और बेटा अगर मैं आपको एक दो छोटी छोटी बातें बता दूं बेटा, ये जो आपका डिसऑनर है ना, ये बेटा एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मतलब बेटा इसमें आपकी अरेस्ट, आप गिरफ्तार हो सकते हो बेटा, लेकिन विदाउट अरेस्ट वारंट नहीं। तो पहले अरेस्ट वारंट इश्यू होगा आपके नाम का, उसके बाद आपकी अरेस्ट होगी। ठीक है, तो याद रखना ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, प्लस बेटा प्लस पहले लिख लो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस प्लस बेटा एक छोटी सी बात अगर मैं और करूं, ये बेटा कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है। याद आता है कुछ, याद करो, आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है बेटा, कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। याद है बेटा कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, जहां पर दोनों पार्टीज अगर चाहें तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकती हैं। तो इस केस में भी बेटा ए और बी अगर दोनों चाहें तो आउट ऑफ कोर्ट क्या कर सकती हैं, सेटलमेंट कर सकती हैं बेटा। तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। बात समझ आई बच्चे? तो याद रखना, सुनो डेट वाइज, पहले बेटा ए को चेक मिला, फिर ए ने चेक जमा करवाया, फिर चेक हो गया डिसऑनर। डिसऑनर होने से 30 दिनों के अंदर अंदर वो ड्रॉर को क्या देगा, नोटिस। नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर अंदर ड्रॉर इज लायबल टू पे द एंटायर अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। और अगर वो 15 दिन तक पैसा नहीं देता है तो अगले 1 महीने में पेई के पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जाके ड्रॉर के ऊपर क्या फाइल कर सकता है बेटा, केस। कॉपी करो इसे, फिर हम एक रीडिंग मारेंगे बच्चे।
बेटा आधा काम खत्म हो गया इस टाइमलाइन में हमारा, बाकी तो छोटी छोटी बातें बेटे। आओ देखो, ये बेटा पनिशमेंट क्या है वो बाद में बताता हूं मैं आपको, पहले ये देखो, कंडीशंस फॉर अट्रैक्टिंग लायबिलिटी अंडर सेक्शन 138, मतलब डिसऑनर के लिए आप लायबल कब होंगे, ड्रॉर डिसऑनर ऑफ चेक के लिए कब लायबल होगा। तीन शर्तें हैं बेटा, तीन शर्तें हैं। पहला, चेक इशूड टू डिस्चार्ज अ लायबिलिटी। मुझे एक बार बताओ बेटा, इसमें ए ने जो बी ने जो चेक इशू किया था, ये क्या बेटा बी ने ये चेक एक लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए इशू नहीं करा था? ये बेटा 1 लाख बी के लिए क्या है बच्चे, बी के लिए तो ये लायबिलिटी है ना भाई। ए के लिए असेट हो सकती है लेकिन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लायबिलिटी। तो बी ने ये चेक इशू किया था टू डिस्चार्ज अ लायबिलिटी ऑफ ₹1 लाख। पहली शर्त बेटा, ये चेक इशू किया गया है टू डिस्चार्ज अ लायबिलिटी। अच्छा पढ़ो, द लायबिलिटी अंडर सेक्शन 138 अराइजेस only if the drawer had issued the check to discharge a legally enforceable debt or other liability। याद रखना बेटा, बी चेक के लिए लायबल तभी होता है जब उसने चेक, ध्यान से सुनना, जब उसने चेक एक लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए इशू किया हो। बेटा एक बात बताओ, अगर बी ने कोई चैरिटी करी है, चैरिटी के नाम पे एक चेक दिया है बेटा, या कोई गिफ्ट दिया है चेक में, तो भी बेटा क्या ये सेक्शन 138 के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं क्या? क्या ड्रॉर लायबल होगा? नहीं बेटा। गिफ्ट और चैरिटी अगर आप देते हो तो गिफ्ट और चैरिटी आपकी लायबिलिटी थोड़ी ना है बेटा। तो अगर गिफ्ट और चैरिटी के चेक डिसऑनर भी हो जाएं तो सेक्शन 138 अट्रैक्ट नहीं होता है, पेई आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता बेटा। क्यों? बिकॉज यू वर नॉट लीगली लायबल टू पे चेक्स फॉर गिफ्ट एंड चैरिटी। तो बेटा याद रखना, बी ने जो चेक दिया है, ड्रॉर ने जो चेक दिया है, वो किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट दिया हो। दस वेयर ड्रॉर इश्यूज अ चेक एज गिफ्ट और चैरिटी, ही इज नॉट लायबल अंडर सेक्शन 138 इवन इफ द चेक इज डिसऑनर्ड। क्योंकि बेटा वो गिफ्ट और चैरिटी का चेक देने के लिए वो लायबल था ही नहीं। तो अगर कल को चेक डिसऑनर हो भी जाए तो उसके खिलाफ बेटा कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता। एक और बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट होल्डर ऑफ अ चेक रिसीव द चेक इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लायबिलिटी। Thus, the burden to prove that check in a particular case was not given to discharge a legally enforceable debt or liability lies on the drawer. Very very important point बेटा। मेरी बात सुनो बेटा, बेटे जो लॉ है ना वो बेटा मान के चल रहा है, प्रिज्यूम करके चल रहा है कि ये जो चेक दिया गया है ना, जो बी ने आपको चेक दिया है, वो अगेंस्ट अ लायबिलिटी ही दिया है। मतलब बेटा लॉ किसको फेवर कर रहा है बेटा? पेई को, होल्डर को फेवर कर रहा है। लॉ कह रहा है हम मान के चलेंगे कि तूने ये चेक किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट ही दिया है। अगर नहीं दिया है तूने लायबिलिटी के अगेंस्ट तो प्रूफ कर। यानी बेटा ओनस टू प्रूव इज ऑन द ड्रॉर। बेटा ड्रॉर को यह प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं, मैंने ये चेक किसी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए नहीं दिया है, मैंने तो ये चेक गिफ्ट के तौर पे दिया है, या मैंने ये चेक चैरिटी के तौर पे दिया है। तो बेटा याद रखना, लॉ तो मान के चलेगा कि आपने चेक दिया है टू डिस्चार्ज अ लायबिलिटी। अगर नहीं दिया है आपने चेक टू डिस्चार्ज अ लायबिलिटी तो प्रूफ करो पक्का। यानी ओनस टू प्रूव इज ऑन ड्रॉर। ड्रॉर को यह साबित करना है कि नहीं, मैंने ये चेक किसी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए नहीं दिया था, एज गिफ्ट या एज चैरिटी दिया था पक्का। तो पहली शर्त बेटा क्लियर हुई, चेक दिया होना चाहिए टू डिस्चार्ज अ लायबिलिटी, ये पहली शर्त है बेटा। सेकंड, डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। तो ये तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट शर्त है। डिसऑनर किसकी वजह से होना चाहिए बेटा? ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। ये बेटा सेकंड शर्त हो गई।
पहली तो हो गई, चेक आपको मिला है अगेंस्ट अ लायबिलिटी। दूसरी, चेक डिसऑनर होना चाहिए ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। पढ़ो, द चेक मस्ट हैव बीन डिसऑनर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट ऑफ द ड्रॉर। ठीक है, अब बेटा एक और शर्त, प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक विद इन वैलिडिटी पीरियड। बेटा एक बार बताओ, मैंने आपको उस दिन कहा था ना बेटे, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था स्टेल चेक। बेटा स्टेल चेक जो चेक होता है उसकी वैलिडिटी पीरियड क्या होती है बेटा? 3 मंथ्स की वैलिडिटी पीरियड होती है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो जिस दिन इशू किया गया है वहां से बेटे 3 मंथ्स। ठीक है, तो चेक जिस दिन इशू किया गया है वो वैलिड होगा अप टू अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। उसके बाद बेटा वो चेक क्या हो जाता है? स्टेल चेक हो जाता है, उसकी कोई मान्यता नहीं रहती है। तो याद रखना बेटा, यहां पर एक शर्त और है, और बेटा इस केस में ना ए के ऊपर बात आ रही है। भाई एक बार बताओ, क्या ए ने ये चेक समय पे प्रेजेंट कर दिया था? मुझे एक बार बताओ बेटा, उसने कौन सी डेट को प्रेजेंट कर दिया था? 5 तारीख को। मिला कौन सी डेट को था बेटा? 1 तारीख को। तो 4 दिन के अंदर अंदर ही प्रेजेंट कर दिया। वैलिडिटी पीरियड कितना है बच्चे? 3 मंथ्स का वैलिडिटी पीरियड है ना, तो आपको 3 मंथ्स तक चेक प्रेजेंट करना ही करना है। अगर 3 मंथ्स के बाद प्रेजेंट करते हो तो बेटा बी लायबल नहीं होगा उस केस में। चेक क्या हो चुका है? स्टेल चेक हो चुका है। तो चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड टिल वैलिडिटी पीरियड, दैट इज 3 मंथ्स। पॉइंट बताओ बेटा, बात समझ आई? वैसे ना उन्होंने एक बात और कही है, मैं आपको मतलब बता देता हूं बेटा। The check must have been presented for payment to the bank within 3 months from the date on which it is drawn, which is your maximum period, or within the period of validity whichever is earlier। बेटा कई बार पता है क्या होता है, सुनो सुनो, कई बार बेटा क्या होता है, जो ड्रॉर है ना वो ड्रॉई को कहता है, देख भाई मैंने 1 तारीख को तेरे को चेक दिया है, तू ना ये नहीं कि चेक को 2-3 महीने बाद जमा करा रहा है, नहीं, तू अगले 10 दिन के अंदर अंदर ना चेक को जमा करवा लियो। ऐसा ना हो कि तू चेक को जमा ना करवा पाए, मैं किसी और को चेक दे दूं, फिर जब तू जमा करवाए तब मेरे अकाउंट में बैलेंस ही ना हो। बात समझो, मैंने क्या कहा पेई को, तू चेक अगले 10 दिन के अंदर अंदर जमा करवा लियो। क्यों? ऐसा ना हो कि तू 10 दिन में जमा ना करवाए, तू जमा करवा रहा है 2 महीने बाद जाके, पता चला बीच में मैंने किसी और को चेक दे दिया, मुझे तेरा याद ही नहीं रहा, मैंने किसी और को चेक दे दिया। अच्छा, जब तूने चेक जमा करवाया तो पता चला मेरे अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, तो अगले 10 दिन में जमा करवा लियो। तो बेटा उस केस में आपको 10 दिन के अंदर अंदर ही जमा करवाना है बेटा, विद इन 3 मंथ्स और विद इन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी। बेटा एक बार बताओ, जब ड्रॉर ने कह दिया आपको कि इसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स है ही नहीं, इसकी वैलिडिटी 10 मंथ है, 10 दिन है, तो बेटा वैलिडिटी पीरियड फिर 3 मंथ्स तो इररेलेवेंट हो गया ना। वैलिडिटी पीरियड कितना माना जाएगा बेटा? 10 डेज ही माना जाएगा। ड्रॉर ने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आपको चेक जमा प्रेजेंट 10 दिनों में करवाना है तो करवाना है। अगर आपने नहीं करवाया, 11वें दिन करवाते हो, तो बेटा याद रखना डिसऑनर के लिए ड्रॉर लायबल नहीं होगा। उसने पहले ही कहा था आपको चेक 10 दिन के अंदर अंदर जमा करवा लेना। बेटा उस केस में 3 मंथ्स का पीरियड जो होता है वो इररेलेवेंट हो जाता है। तो उन्होंने कहा है विद इन 3 मंथ्स और विद इन पीरियड ऑफ वैलिडिटी, यानी 10 डेज, विच एवर इज अर्लियर। तो कौन सा अर्लियर है बेटा? 10 डेज। तो चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज। ठीक है बेटा, 3 शर्तें हमने करी, ये आपकी बेटा तीसरी शर्त हो गई। तो पहली शर्त क्या थी? ड्रॉर ने चेक दिया है अगेंस्ट लायबिलिटी। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है? चेक डिसऑनर हुआ है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। तीसरी शर्त क्या है? पेई ने चेक प्रेजेंट विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन और मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड विच एवर इज अर्लियर। इस पीरियड के अंदर अंदर उसने प्रेजेंट किया है या नहीं? पक्का? अगर ये तीनों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं बेटा, अगर ये तीनों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो बेटा ड्रॉर सेक्शन 138 में लायबल माना जाएगा। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई? कॉपी कर लो यहां तक। अच्छा बेटा, इसके बाद अगर हम चलें
नोटिस टू ड्रॉर, मैंने आपको कहा था बेटा, जिस दिन, यहां पर देखो, पढ़ो जरा, द पेई होल्डर मस्ट गिव अ नोटिस टू द ड्रॉर ऑफ द चेक। तो बेटा पेई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले ड्रॉर को एक मौका दे, उसे नोटिस दे। नोटिस राइटिंग में होना चाहिए। विद इन 30 डेज, जिस दिन आपको डिसऑनर का इंटीमेशन मिला है ना, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको नोटिस देना है ड्रॉर को, और उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि भैया मेरी पेमेंट कर दे, नहीं तो मैं चला कोर्ट। पक्का बताओ, क्लियर हुआ? कितने दिन में बेटा नोटिस देना है? 30 डेज में। अच्छा, फिर द लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 138 इज अट्रैक्टेड ओनली इफ within 15 days of receipt of notice from the pay holder drawer fails to pay the whole of the money due under the check। तो याद रखना बेटा, नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर अंदर बच्चे, नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर अंदर ड्रॉर इज लायबल टू पे। ड्रॉर का यह फर्ज बनता है कि वो पूरा पैसा किसको पे करे बेटा? पे को पे करे। अगर उसने 15 दिनों में पैसा पे नहीं करा तो उसे सेक्शन 138 में लायबल माना जाएगा, और अब पेई के पास ये राइट है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है इंसाफ मांगने के लिए। इफ द ड्रॉर मेक्स ओनली पार्ट पेमेंट, मतलब उसने थोड़ा पैसा दिया, थोड़ा पैसा नहीं दिया, तो क्या होगा? आधी सजा होगी, आधी नहीं होगी? ऐसा नहीं होता है बेटा। इट इज कंसिडर्ड एज डिफॉल्ट बाय द ड्रॉर, उसे डिफॉल्ट ही माना जाएगा और वो बेटा सेक्शन 138 में लायबल होगा। ठीक है बेटे? अच्छा, अब तो एक बात समझो, जिस दिन डिसऑनर हुआ, जिस दिन डिसऑनर का इंटीमेशन पेई को मिला, वहां से 30 डेज में नोटिस देना है ड्रॉर को। ठीक है? नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर अंदर ड्रॉर पेमेंट करेगा। अगर पेमेंट कर देता है वेल एंड गुड, नहीं करता तो अगले 1 महीने के अंदर अंदर पेई और होल्डर मस्ट मेक अ कंप्लेंट विद द कोर्ट। वो जाएगा बेटा कोर्ट के पास, अगले 1 महीने का समय है उसके पास। कंप्लेंट मस्ट बी मेड इन राइटिंग। कौन करेगा बेटा कंप्लेंट? पेई करेगा। किसको? कोर्ट को। कितने समय में? 1 महीने में। विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट व्हेन कॉज ऑफ एक्शन अरोज, दैट इज विद इन 1 मंथ फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच ड्रॉर वॉज लायबल टू पे द मनी टू द पेई और होल्डर। मतलब लास्ट डे कौन सी थी जब उसे पैसा देना था? 22 फरवरी। तो 22 फरवरी से 1 महीना, मतलब 22 मार्च तक उसे कोर्ट में अपनी कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, कोर्ट को करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। कंप्लेंट शैल बी मेड विद अ कोर्ट नॉट इंफीरियर टू दैट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। बेटा ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बेटा आपके रैंक्स हैं, या आपकी जजेस की क्या होती हैं? रैंक्स हैं बेटा। तो उन्होंने कहा कि जो पेई है ना, वो कौन से कोर्ट में अपनी कंप्लेंट फाइल करेगा? नॉट इंफीरियर देन मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की रैंक से कम नहीं होना चाहिए, या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उसकी रैंक से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है? अच्छा बेटा, फिर एक बात और आ जाती है, ध्यान से सुनना। द कंप्लेंट इज टू बी फाइल्ड विद द कोर्ट विद इन हुज जुरिस्डिक्शन। अब बेटा कई बार क्या होता है ना, बड़े बड़े, जैसे दिल्ली है बेटा, दिल्ली है तो दिल्ली में बेटा जरूरी नहीं है कि एक ही कोर्ट हो सकता है नॉर्थ दिल्ली में बेटा अलग कोर्ट हो, साउथ दिल्ली में अलग हो, ईस्ट दिल्ली वगैरह में अलग हो कोर्ट। तो बेटा कौन से कोर्ट में केस फाइल होगा? साउथ दिल्ली के कोर्ट में, वेस्ट दिल्ली के कोर्ट में, नॉर्थ दिल्ली के कोर्ट में, कौन से कोर्ट में बेटा केस फाइल होगा? तो यह समझना है। द ब्रांच ऑफ द बैंक वेयर पेई or holder in due course as the case may be maintains the account is situated in case the check is delivered। मैं आपको बेटा समझाता हूं। बेटा अगला आप डिस्कशन क्या है? कौन से कोर्ट में केस फाइल होगा बेटा? कौन से बच्चे कोर्ट में केस फाइल होगा? तो सुनो बेटा, अगर तो बेटा पेई ने चेक अपने अकाउंट में जमा करवाया, चेक
डिपॉजिटेड इन अकाउंट ऑफ पेई। अगर तो चेक पेई ने अपने अकाउंट में जमा करवाया, मतलब अकाउंट पेई चेक था बेटा या क्रॉस चेक था, तो अगर तो चेक पेई ने अपने अकाउंट में जमा करवाया तो उस केस में बेटे, उस केस में उस कोर्ट में केस फाइल होगा, उस कोर्ट में कंप्लेंट फाइल होगी जिस जुरिस्डिक्शन में पेई के बैंक की ब्रांच सिचुएटेड है। नहीं समझ आया बेटा? सुनो मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, यह चेक किसने जमा करवाया बेटा? पेई ने। कहां पर? अपने अकाउंट में, अपने अकाउंट में। पता है बेटा उसका अकाउंट कहां पर है? यहां पर मैंने लिखा है बेटा कुछ, पेई कौन है? ए है ना, पीएनबी है उसका अकाउंट। ये देखो बेटा, पेई का अकाउंट है पीएनबी, तो उसने अपना जो चेक है वो अपनी ब्रांच पीएनबी में बेटा जमा करवाया। ये पीएनबी पता है कहां पर है बेटा? मैं दिल्ली का केस ले रहा हूं, सपोज साउथ दिल्ली में है बेटा ये पीएनबी की ब्रांच। तो आपको पता है, आपको पता है बेटा कौन से कोर्ट में बेटा ये केस फाइल होगा? साउथ दिल्ली का जो कोर्ट होगा ना बेटा, वहां पर ये केस फाइल होगा। यानी जिस एरिया में बचे पेई के बैंक की ब्रांच है ना, उस एरिया के कोर्ट में, जिस एरिया में पेई बेटा, पेई ड्रॉनी पेई के बैंक की ब्रांच है, उस एरिया के कोर्ट में। और पेई के बैंक की ब्रांच बेटा साउथ दिल्ली में, तो साउथ दिल्ली के जुरिस्डिक्शन का केस है ये। ठीक है बेटा? अच्छा, व्हाट इफ अकाउंट पेई चेक नहीं था, क्रॉस चेक नहीं था बेटा, बेरर चेक था, बेरर चेक था, तो यानी उस केस में पेमेंट हुई होगी बेटा ओवर द काउंटर, पेमेंट टू बी मेड ओवर द काउंटर। तो उस केस में बेटा पेमेंट चेक अकाउंट में तो गया नहीं होगा, उस केस में तो पेमेंट ओवर द काउंटर होनी थी। तो बेटा मेरे को एक बार बताओ बेटा, सुनो सुनो, अपने आप बताना बेटा, मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताओ ओवर द काउंटर पेमेंट के लिए ए पीएनबी के पास जाएगा या एसबीआई के पास? बेटा अगर चेक जमा करवाना है, चेक जमा करवाना है अपने अकाउंट में, तो पीएनबी के पास जाएगा क्योंकि पीएनबी में ही उसका अकाउंट है। लेकिन अगर वो ओवर द काउंटर पैसा लेना चाहता है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर नहीं करवाना चाहता है, ओवर द काउंटर पैसा लेना चाहता है, तो उसे जाना पड़ेगा बेटा एसबीआई के पास सीधे। तो एसबीआई के पास जाए, चेक दिखाए और बी के अकाउंट से पैसा ले ले। बात समझ आई बेटा? तो उस केस में बेटे वो एसबीआई के पास जाएगा और एसबीआई बोलेगा भैया जिसका तू चेक लाया है उसके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, मतलब चेक क्या हो गया? डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। किसने बताया ये? एसबीआई ने। तो उस केस में बेटा एसबीआई की ब्रांच कहां पर है वो देखनी है। एसबीआई की ब्रांच बेटा ईस्ट दिल्ली में है, एसबीआई की ब्रांच ईस्ट दिल्ली में है। तो बेटा ईस्ट दिल्ली के जुरिस्डिक्शन के कोर्ट का केस है ये। बेटा मेरे ख्याल से लॉजिक भी क्लियर हुआ है। मैंने क्या कहा? अगर तो पेई अकाउंट में चेक जमा करवाता है, ठीक है, तो उसका अकाउंट कहां पर है? पीएनबी में है ना। पीएनबी कहां पर है? साउथ दिल्ली में। तो ये साउथ दिल्ली के जुरिस्डिक्शन के कोर्ट का केस है। लेकिन अगर वो अकाउंट में जमा नहीं करवाता बल्कि एसबीआई के पास जाके ओवर द काउंटर पैसा निकलवाता है, तो एसबीआई क्या बोलेगा कि भैया जिसका चेक तू लेके आया है उसके चेक में तो, उसके खाते में तो पैसा ही नहीं है, तेरा तो चेक क्या हो गया? डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। तो बेटा किसने बताया ये आपको? एसबीआई ने ना। एसबीआई कहां पर है? ईस्ट दिल्ली में। तो ये केस ईस्ट दिल्ली के जुरिस्डिक्शन के कोर्ट का केस है ये बेटा। मेरे ख्याल से बच्चे समझ आई बात सबको। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। देखो बेटा बाकी सिंपल सिंपल बातें। अब डिफेंस
not allowed. It shall not be a defense in prosecution of an offense under section 138 that drawer had no reason to believe when he issued the check that the check may be dishonored on presentment for the reason stated in that section. पता है बेटा, कल को ना ये एक्सक्यूज मत देते रहना हमें. ड्रॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं बेटा, लॉ साफ साफ ड्रॉर को एक बात कह रहा है, कल को हमें ये एक्सक्यूज मत देना कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये चेक डिसऑनर होने वाला है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स. अगर आप इस तरह का एक्सक्यूज दोगे तो आपके एक्सक्यूज को माना नहीं जाएगा और आप सेक्शन 138 में क्या होंगे बेटा, लायबल होंगे. तो इस तरह के एक्सक्यूजेस नहीं चलने वाले. ऑफेंसेस बाय कंपनीज, सोचो बेटा, व्हाट इफ ड्रॉर इज अ कंपनी, ड्रॉर जिसने चेक दिया है वो कंपनी है बेटा, तो क्या होगा? इफ पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 इज अ कंपनी, every person who at the time of the offense was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company. तो उन्होंने साफ साफ कहा बेटा, जो पर्सन कंपनी के बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, यानी सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो डायरेक्टर्स भी लायबल होंगे इस सेक्शन में और कंपनी भी लायबल होगी इस सेक्शन में. shall be deemed to be guilty of offense and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly, provided that nothing in this subsection shall render any person liable to punishment if he proves. तो अगर बेटा कोई डायरेक्टर ये प्रूफ कर देता है कि ये जो ऑफेंस हुआ है वो मेरी जानकारी के बिना हुआ है, मैंने तो अपनी तरफ से प्रॉपर डिलीजेंस दिखाया था, प्रॉपर केयर एक्सरसाइज करी थी, कॉशन एक्सरसाइज किया था टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ सच ऑफेंस. मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी इस ऑफेंस को रोकने की, लेकिन उसके बावजूद ये ऑफेंस किया गया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे लायबल ठहराया ना जाए. समझ आया बेटा? तो उस केस में उसे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी बेटा. ठीक है, बाकी बेटा इसमें खास कुछ है नहीं. वैलिडेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस क्या है बेटा, मैं आपको रीडिंग करवाता हूं, जरा ध्यान से सुनना. इफ मोर देन वन केस बाय द सेम पेई अगेंस्ट द सेम ड्रॉर इज पेंडिंग इन डिफरेंट कोर्ट्स, यानी बेटा बात समझो, एक पेई, एक ड्रॉर, दो केस सेक्शन 138 के दो कोर्ट्स में. हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है बेटा, हो सकता है बेटे. ड्रॉर ने पेई को बेटा दो अलग अलग टाइम पे दो चेक दिए हो, मतलब एक चेक दिया हो, एक चेक अकाउंट पे ही हो. ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको यहां पर बताता हूं, मेरी बात सुनो. ये भी तो हो सकता है ना बेटा, बी ने ए के साथ डीलिंग दो बार करी हो, एक बार पहले एक बार अब. पहले भी एक चेक दिया था, अब भी एक चेक दिया है. पहले वाला जो दिया था वो अकाउंट पे ही है, ये वाला जो दिया है वो बेयरर है. जो वो वाला अकाउंट पे ही चेक था वो भी डिसऑनर हुआ ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, और जो अब दिया है वो भी डिसऑनर हुआ ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स. फिर से 30 दिनों में नोटिस दिया था, 15 दिन दिए थे पेमेंट के लिए, नहीं करी पेमेंट, तो एक महीने में वहां पर भी कोर्ट में केस फाइल करा, आज भी कोर्ट में केस फाइल करा. समझ आ रहा है सबको? मतलब बेटा एक ही ड्रॉर, एक ही पेई, दो बार चेक क्या हुए हैं डिसऑनर, ठीक है, और दो अलग अलग कोर्ट्स में केस चल रहा है बेटा. हो सकता है ना, जो अकाउंट पे ही चेक था बेटा उसका तो केस चल रहा है साउथ दिल्ली वाले कोर्ट में, और जो बेरर चेक था उसका केस चल रहा है बेटा ईस्ट दिल्ली वाले कोर्ट में. पक्का? तो उन्होंने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि एक कोर्ट का केस दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए? तो या तो साउथ दिल्ली वाला ईस्ट दिल्ली में कर दिया जाए या ईस्ट दिल्ली वाला साउथ दिल्ली में कर दिया जाए. क्या ऐसा हो सकता है बेटा? ट्रांसफर हो सकता है पेंडिंग केसेस का, मतलब जो केस पेंडिंग है, अभी चल रहे हैं, जो पेंडिंग केसेस है ना बेटा, उनका एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है. तो सर फिर
कौन से कोर्ट का ट्रांसफर होगा किस कोर्ट में? तो बेटा रूल पता क्या है, फर्स्ट केस, जो पहला केस हुआ था बेटा, जो पहला केस पेई ने ड्रॉर के ऊपर किया था वो हुआ था साउथ दिल्ली वाले कोर्ट में केस चल रहा है बेटा, और जो अब केस हुआ है दोबारा से डिसऑनर का वो बेटा चल रहा है ईस्ट दिल्ली वाले कोर्ट में। ठीक है बेटा, तो एक बात याद रखना बेटा, जो ट्रांसफर होता है ना वो हमेशा सेकंड केस का ट्रांसफर होगा जहां पर फर्स्ट केस हो रहा है, यानी बेटा ईस्ट दिल्ली कोर्ट से ट्रांसफर होगा साउथ दिल्ली कोर्ट में। जो सेकंड केस है बेटा उसका ट्रांसफर करोगे ना उस कोर्ट में जहां पर फर्स्ट केस हो रहा है। फर्स्ट केस जो ऑलरेडी चल रहा है साउथ दिल्ली कोर्ट में, उसका ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है बेटा ईस्ट दिल्ली वाले कोर्ट में। तो जो नया केस है बेटा ईस्ट दिल्ली कोर्ट वाला केस नया है ना, तो उसका ट्रांसफर होगा बेटा साउथ दिल्ली वाले कोर्ट में, ना कि साउथ दिल्ली कोर्ट का ईस्ट दिल्ली कोर्ट में। तो सेकंड केस का ट्रांसफर होगा उस कोर्ट में जहां पर फर्स्ट केस चल रहा है। ठीक है, बेटा खास कुछ है नहीं उसमें, इतना बहुत है बस, वैलिडेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस में मोर देन इनफ है जितना मैंने बताया है। अच्छा आप सुनो, याद करो बेटा, स्टॉप पेमेंट का केस मैंने पिछली क्लास में बेटा बताया था। स्टॉप पेमेंट में बेटा क्या होता है, मैंने पेई को चेक दिया, ठीक है, इससे पहले कि पेई चेक को एनकैश करवाता मैंने बैंक को कॉल किया और मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी कि इस नंबर के चेक को एनकैश ना किया जाए, इस नंबर के चेक को एनकैश नहीं करा जाए। तो ए ने जब चेक जमा करवाया तो एसबीआई ने बेटा चेक को एनकैश करने से क्या कर दिया, मना, क्योंकि बेटा आपको जो डायरेक्शन आपके ड्रॉर ने दी है आपको वो डायरेक्शन माननी पड़ती है। तो एसबीआई ने ए के चेक को ऑनर करने से कर दिया मना। दिस विल अमाउंट टू डिसऑनर ऑफ चेक, बेटा ऑनर करने से मना कर दिया तो मतलब डिसऑनर, तो दिस विल अमाउंट टू डिसऑनर ऑफ चेक एंड सेक्शन 138 के प्रोविजंस विल अप्लाई। Thus the proceedings under section 138 may be initiated against the drawer। तो पेई अगर चाहे तो वो ड्रॉर के खिलाफ सेक्शन 138 के हिसाब से एक्शन ले सकता है। बेटा समझ आया पूरा केस। और बेटा रही बात पेनल्टी सेक्शन में क्या दी गई है वो देख लेते हैं बच्चे एक बार। बेटा इम्प्रिजनमेंट भी है, फाइन भी है, किस्मत अच्छी रही तो बेटा दोनों भी हैं। इम्प्रिजनमेंट है मैक्सिमम 2 साल तक हो सकती है बच्चे, फाइन मैक्सिमम हो सकता है 2 times द अमाउंट ऑफ चेक, मैक्सिमम बेटा, या फिर दोनों। तो ये बच्चे आपका डिसऑनर ऑफ चेक का केस है, इंपॉर्टेंट केस। ठीक है बच्चे, चलो बेटा बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। टिल देन थैंक यू।